हाय गाइस। आज हम लोग यूपी टेट के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो नॉर्मली ज्योग्राफी से आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछली बार ज्योग्राफी कम से कम भी 12 से 13 मार्क्स की पूछी गई थी 30 मार्क्स में से। तो ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ईवीएस का। हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे हमारे अलग अलग चीज़ें हैं ना, जैसे जीवों के अध्ययन को आप बायोलॉजी कहते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के अध्ययन को आप बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। अच्छा, कॉस्मोलॉजी क्या होता है? अगर हम लोग कॉस्मोलॉजी की बात करें, मतलब ब्रह्मांड को पढ़ने का तरीका, ये कॉस्मोलॉजी हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आपका आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? देखो, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जैसे हम बात करें हमारे जो सौरमंडल है वो किस प्रकार से बना, तो उसमें एक थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी कि पहले ब्रह्मांड में कुछ ही था, एक छोटा सा मास था, वो फूटा और उससे पूरा ब्रह्मांड बना। तो ये सिद्धांत दिया किसने? इस सिद्धांत को दिया है जॉर्ज लेमेंटियर ने। ये लेमेंटियर लिखा जाता है, वैसे तो ये लेमेंटियर भी नाम आता है, लेमेंटियर, टेयर भी लिखा जाता है, लेमेंटियर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके सबसे सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। देखो, सर्वाधिक चमकीला तारा मतलब कि जैसे हमारा सन तो है ही, हमारा जो सूर्य है वो भी क्या है? वो भी एक तारा है। सूर्य तो हमारा एक तारा है ही, लेकिन सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? सूर्य के बाद अगर हम बात करें तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। याद रखना, साइरस भी एक प्रकार का तारा है। वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन जो है वो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक आपकी होती है नाभिकीय संलयन और एक आपकी होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। अगर हम बात करें विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? देखो, नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो चीज मिलकर एक नई चीज का निर्माण करती हैं तो उसे बोलते हैं अब नाभिकीय संलयन। सन पर क्या होता है, सूरज पर क्या होता है? हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, वो आपकी बनी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। और फिर हीलियम टूट जाती है और हाइड्रोजन का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। तो सूर्य पर दोनों ही प्रक्रियाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रक्रिया होती है वो है आपकी नाभिकीय संलयन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई आपका सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो वो आपका होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो होता है, देखो, जैसे हम लोग चलते हैं ना, हम लोग जो चलते हैं उसको हम लोग मीटर या किलोमीटर में नापते हैं। ऐसे ही सूर्य के द्वारा, सूर्य के जो प्रकाश के द्वारा जो दूरी चली जाती है उसे आप नापते हैं प्रकाश वर्ष में। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी एक दूरी नापने का ही तरीका है या दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी कौन सी बड़ी इकाई है जिसके द्वारा हम लोग दूरी को नाप सकते हैं, जिससे हम लोग प्रकाश वर्ष में भी नहीं नाप सकते? अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में, 1 ईयर में लाइट जितनी दूरी तय करती है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। ठीक है, और प्रकाश वर्ष एक साल में जितनी दूरी करता है उसको बोलते हैं पारसेक। तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब तक इससे बड़ी इकाई हम लोगों ने नहीं ढूंढी है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो सौरमंडल में फिलहाल ग्रह कितने हैं? अगर हम लोग देखें भाई हमारे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, तो हमारे सौरमंडल में फिलहाल है 8 ग्रह। आपको पता होगा पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, जैसे कि यम को हम लोग गिना करते थे। अब जो है यम को हमने बौने ग्रह का नाम दे दिया, तो यम को ग्रह नहीं कहा जाता है। बाकी हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको मिलाकर हमारे टोटल जो है 8 ग्रह हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते उन्हें क्या बोलते हैं? चंद्रमा। देखो, चंद्रमा यहाँ मुख्य रूप से नहीं है, चंद्रमा हमने बोल दिया। जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते उन्हें आप बोलते हैं उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट्स।
ठीक है। अब इन्हें चंद्रमा इसलिए कहा क्योंकि पृथ्वी का जो चक्कर काटता है उपग्रह उसका नाम चंद्रमा है, तो इसलिए जो भी खगोल पिंड ग्रहों का चक्कर काटेंगे उनको चंद्रमा कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? आपको पता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लघु सौर तंत्र, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लघु सौर तंत्र किसका है? देखो जैसे सोलर सिस्टम है ना, उसी प्रकार से बृहस्पति का खुद का सोलर सिस्टम है, एक छोटा सा सोलर सिस्टम बृहस्पति के पास है। अगर क्वेश्चन है कि भाई स्मॉल सोलर सिस्टम किस प्लैनेट के पास है, तो वो है आपका बृहस्पति का। बृहस्पति के पास काफ़ी सारे उपग्रह हैं, तो लघु गिनमेड इसी का आता है। तो लघु सौर तंत्र जो है बृहस्पति का होता है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं हम लोग। और हमारे बाह्यतम ग्रह, जैसे ये आपका सन हो गया, ठीक है, ये आपका सन हो गया, फिर इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं हमारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, सब है। पहला ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और बाद में आपका वरुण। तो सबसे बाहर का ग्रह कौन सा है? सबसे बाहर का जो ग्रह है वो है आपका वरुण, ठीक है। और सबसे अंदर का ग्रह कौन सा है? सबसे अंदर का ग्रह है आपका बुध। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ग्रहों का जो हमारा परिक्रमण काल है वो सबसे कम किसका है? जैसे ये हमारा सूर्य है, इस तरह से समझिए, जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं ग्रह? चक्कर लगाते हैं ऐसे अपनी अपनी कक्षा में ऐसे, ठीक है। इस तरह जो है सभी जो है हमारे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो सबसे कम चक्कर लगाने में जो सबसे कम समय लेते हैं या चक्कर लगाने का जो समय है उसे आप बोलते हो परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल यानी कि रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो सबसे कम किसका? वो आपका है बुध का। भाई सबसे पास में वो है तो सबसे कम उसी का टाइम होगा। चलिए इसके बाद लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाने वाला ग्रह ऐसा होता है कि जैसे हमारे ये सन हो गया, ठीक है, सन के साथ जो हमारे चक्कर लगा रहे हैं ये ग्रह, ये अपने अक्ष पर कुछ ना कुछ झुके हुए हैं। इनमें जो सबसे लास्ट का ग्रह है ना आपका वरुण, वो लगभग बिल्कुल ऐसा हो रखा है, बिल्कुल लेटा हुआ है अपनी जगह पर। तो लेटा हुआ ग्रह किस नाम से जाना जाता है? वो आपका हो गया अरुण। और ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक कक्षा में ग्रहों के बारे में पढ़ाते वक्त अध्यापक बच्चों को कहता है कि भाई शुक्र जो है वो आपका सबसे गर्म ग्रह है। अब बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि फिर सूर्य के सबसे निकट वही है। भाई जैसे आपका ये सूर्य हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगा रहे हैं। तो सबसे पास में तो बुध आया। अगर बुध सबसे पास में है तो सबसे गर्म होना चाहिए। बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्र गर्म क्यों है? तो इसका कारण ये है, जैसे हम लोग पृथ्वी पर देख रहे हैं हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वो जगह गर्म होती जाती है। एक और एग्जांपल बताऊँ आपको, जब आप रात को सोते हैं ना और अपना चादर ओढ़ लेते हैं, चादर को अपने मुंह पर रख लेते हैं, आपके जो है अंदर से गर्म हो जाते हैं। वो क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ट्रैप हो जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। तो शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक होने के कारण वो जो है बुध से भी ज़्यादा गर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी की भगिनी यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? अगर आप बात करें मतलब तो जो पृथ्वी की तरह जो ग्रह दिखता है उसे वो कौन सा है आपका? तो पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह है आपका शुक्र। मतलब ये बिल्कुल, इसको भोर का तारा भी कहते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र क्लियर रहेगा। चलिए इसे भोर का तारा, इसके काफ़ी सारे नाम है। इसे आप भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा भी कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसे आप सांझ का तारा भी कहते हैं कि सांझ का तारा, इसे आप सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसी को आप चमकीला ग्रह भी कहते हैं,
काफ़ी सारे नाम हैं इसी के। पृथ्वी की जुड़वा बहन तो है ही है, इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई चमकीला ग्रह कैसे कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कैसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया शुक्र। सभी जो ग्रह होते हैं वो आपके पश्चिमावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिण आवर्त घूमते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रहों कौन से ग्रह हैं जो दक्षिण आवर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। दैट इज शुक्र और अरुण। क्लियर रहेगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनमीड है और यह किस ग्रह का उपग्रह है। तो आपका आंसर है बृहस्पति। देखो दो ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका शनि और एक आपका है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति इन दोनों के सर्वाधिक उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का वो है गैनमीड। ये हमारी पृथ्वी से बड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है भाई कि गैनमीड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का, जो कि प्लैनेट नहीं है, वो आपका क्या है, सैटेलाइट है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे ग्रह सौरमंडल में कितने हैं, 8 ग्रह। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन अब हम लोग कितने पढ़ रहे हैं, 9। यम जो है ना, जो हमारा प्लूटो था, प्लूटो को अब यानी कि यम को अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि बौना ग्रह। यम ही एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह नहीं है, सिरिस, सेरॉन, जीना ये भी आपके बौने ग्रह हैं। आपसे ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है या नहीं। चलिए इसके बाद पुच्छल तारा जो है, कौन सा पुच्छल तारा है जो हमें 76 साल बाद दिखाई देता है, वो है आपका हेली। अच्छा क्या होता है, जो पुच्छल तारे होते हैं ना, इनकी क्लास होती है, कक्षा होती है, जिसमें घूमते रहते हैं और समय समय पर हमें दिखाते रहते हैं। हेली ऐसा पुच्छल तारा है जो लगभग 76 साल बाद हमारी पृथ्वी पर दिखाई देता है। अब शायद ये 2064 के आसपास दिखाई देगा। अगर आपको पता है इसका सही समय ये कब दिखाई देने वाला है तो कमेंट में करके बताएं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, कल और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी वीडियो छोटी है, कल थोड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे। कल हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताएं अपने आंसर्स और पढ़ते रहें। थैंक यू।